ओके, आज हम बेसिकली दो चीजें डिस्कस करेंगे, टेस्ट क्रॉसेस एंड सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। और फिर इंशाल्लाह कल से हम डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, ना हमारे पास आई थिंक सो लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन रेज किया था कि हमें कैसे पता कि हमारे पास एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या जीनोटाइप है। अच्छा, रिसेसिव इंडिविजुअल का अगर हमें रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है, अगर हमें रिसेसिव ट्रेट फिनोटाइप में नजर आ रहा है, सो क्या इससे हम जीनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? रिसेसिव फिनोटाइप से कैन वी फिगर आउट द जीनोटाइप? एग्जैक्टली। रिसेसिव ट्रेट अगर फिनोटाइप में एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इससे सिर्फ हम जो मतलब निकाल सकते हैं वो ये निकालेंगे, नो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट इन द जीनोटाइप। क्योंकि हमारे पास रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस ही तब होता है जब कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं होगी। सो हमारे पास अगर एक रिसेसिव ट्रेट वाला फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म है, उसका जीनोटाइप वुड ऑलवेज बी रिसेसिव। सो लेट्स से हमारे पास अगर आर हमारी डोमिनेंट क्या कहते हैं एलील है और स्मॉल आर हमारी रिसेसिव एलील है, तो रिसेसिव ट्रेट इंडिविजुअल में रिसेसिव ट्रेट फिनोटाइप का जीनोटाइप वुड ऑलवेज बी होमोजाइगस रिसेसिव। क्योंकि रिसेसिव फिनोटाइप नजर ही हमें होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की वजह से आता है, अदरवाइज नहीं आता। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि अगर मेरे पास एक डोमिनेंट ट्रेट वाला इंडिविजुअल है, एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप है। मिस अगर एक डोमिनेंट हो, बाकी तीन रिसेसिव, तब भी डोमिनेंट ही शो होगी। चंदा, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। एक इंडिविजुअल में कितनी एलील्स होती हैं? एक इंडिविजुअल को कितनी जीन्स मिल रही होती हैं विशाल? नहीं नहीं, अभी हम रेशियो तो ऑफस्प्रिंग का निकालते हैं ना, कि उनके जब ऑफस्प्रिंग होंगे किसी क्रॉस से तब हम ऑफस्प्रिंग का रेशियो निकालते हैं। मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। आपको एक इंसान नजर आ रहा है और उसमें आपको एक रिसेसिव ट्रेट नजर आ रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, आपको उसमें रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है। उस एक ऑर्गेनिज्म की, उस वाहिद एक इंडिविजुअल की जीनोटाइप हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक देखकर? क्योंकि उसके पास दो ही एलील्स होंगी, एक एलील उसने अपने फादर से ली होगी, एक एलील उसने अपनी मदर से ली होगी। और अगर उसका जो फिनोटाइप है जो उसको हमें नजर आ रहा है वो रिसेसिव है, तो इसका मतलब है कि उसको अपने फादर से भी रिसेसिव एलील मिली है, मदर से भी रिसेसिव एलील मिली है। सो उसके पास दो एलील्स जो हैं वो दोनों रिसेसिव एलील्स हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑफस्प्रिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल, ऑफस्प्रिंग पे हम बाद में आएंगे। लेकिन एक इंडिविजुअल को देख के अगर आप में उसको रिसेसिव एलील्स नजर आ रही हैं, सॉरी रिसेसिव ट्रेट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल के पास जो दो कॉपीज आई है ना, एक फादर से एक मदर से, वो दोनों रिसेसिव कॉपीज आई हैं और तभी वो इंडिविजुअल रिसेसिव है। सो इफ वी सी अ रिसेसिव ट्रेट इन द phenotype of an organism, that individual would be homozygous recessive. तो रिसेसिव फिनोटाइप से हम ये आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है। नाउ डोमिनेंट फिनोटाइप, हमारा जो डोमिनेंट फिनोटाइप है ना, वो दो कंडीशंस में नजर आता है। वो होमोजाइगस डोमिनेंट में भी नजर आता है, और वो हमारे पास क्या कहते हैं हीट्रोजाइगस में भी नजर आता है ना। एक डोमिनेंट ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म को देख के हम ये कंफर्मेशन के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते whether that individual is homozygous for the dominant trait or whether the individual is heterozygous। ठीक है। नाउ अब हम क्या करें? हाउ डू वी फिगर आउट द जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट इंडिविजुअल, डोमिनेंट ट्रेट इंडिविजुअल? एक आंसर आ सकता है कि हम इसका जेनेटिक मेकअप चेक कर लें। जो जेनेटिक मेकअप चेक करने का प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, हम बहुत लेबोरेटरी एक्सपर्टीज वगैरह वगैरह चाहिए होगी। सो इससे बेहतर है, जो एक रिलेटिवली आसान तरीका है, वो हम ये करेंगे कि हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है? यू गाइस माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म ट्रायल एंड एरर। तो हमारे पास बेसिकली लेट्स से हमें ये तो पता है कि रिसेसिव पेरेंट का, रिसेसिव इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है, इट हैज टू बी होमोजाइगस रिसेसिव। सो व्हाट वी वुड डू, हम एक डोमिनेंट इंडिविजुअल को जिसका जीनोटाइप हमें जानना है, वी आर अनअवेयर ऑफ दिस इंडिविजुअल्स जीनोटाइप, हमें इसका जीनोटाइप जानना है।
हमें रिसेसिव पेरेंट का तो जीनोटाइप पता ही होगा, बट वी आर अनअवेयर ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट पेरेंट। वो होमोजाइगस भी हो सकता है, वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। So to confirm the genotype of a dominant trait parent, हम उस dominant trait parent का क्रॉस किससे करवा देंगे? रिसेसिव पेरेंट से करवा देंगे। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नाउ एज आई मेंशन कि हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप जो होता है, उस डोमिनेंट फिनोटाइप में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो इंडिविजुअल क्या है, होमोजाइगस है, तो हमें कोई भी जीन की एलील अज्यूम कर लेते हैं, हम RRE कर लेते हैं। लेट्स से ये कोई फ्लावर है जिसका हम कलर की क्या कहती हैं, फ्लावर कलर की वो देख रहे हैं। सो रेड कलर इज योर डोमिनेंट कलर जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है ये पेरेंट, या फिर ये पेरेंट क्या होगा, ये हेटेरोजाइगस होगा। लेट्स से इसकी जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट ट्रेट इज द रेड कलर represented by capital R. Recessive trait is white color denoted by small r. Now हमारे पास अगर कोई फ्लावर हमें दिखाई दे रहा है रेड कलर का, तो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा इस कलर की ट्रेट के लिए, या वो heterozygous होगा इस कलर ट्रेट के लिए। What we would do is we would cross that flower, एक second, we would cross that flower with a recessive फ्लावर। रिसेसिव फ्लावर कौन सा होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर होगा। ना हमारे पास अगर हम इसका पनेट स्क्वायर बनाएं, तो हमारे पास आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, हमारे पास जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं 1 2 3 4, वो सारे हेटेरोजाइगस बन रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास अगेन जो मेरा जीनोम है, जो मेरा जीनोटाइप है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। हमें दिखाई क्या देता है, फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही होती हैं। सो हमारे पास अगर मैं ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप देखूं, ऑफस्प्रिंग्स, ऑल ऑफस्प्रिंग्स वुड बी रेड इन कलर बिकॉज रेड इज आवर डोमिनेंट ट्रेट। डू यू ऑल एग्री कि हमारे पास फिनोटिपिकली सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो रेड कलर के ही दिखाई देंगे। नाउ अगर मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि मेरे पास जो रेड पेरेंट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट ना हो, वो हेटेरोजाइगस भी तो हो सकता है। तो अगर हमारा डोमिनेंट पेरेंट हेटेरोजाइगस था और उसको हमने क्रॉस करवाया विद अ रिसेसिव पेरेंट, विद अ रिसेसिव फ्लावर, तो हमारे पास क्या क्रॉस बनेंगे, क्या पनेट स्क्वायर आएगा। तो रिसेसिव पेरेंट की तो हमें पता है स्मॉल आर होंगे, रिसेसिव एलील्स होंगे। तो हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट के साथ हमने क्रॉस कराया, इफ इट इज अ heterozygous। नाउ इन दिस केस हमारे पास 50% पॉसिबिलिटी है, 50% के हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स है ना, वो दो तरह के दिखाई दे रहे होंगे। कुछ ऑफस्प्रिंग्स इस क्रॉस के रेड कलर के होंगे बिकॉज हमारे पास heterozygotes भी बन सकते हैं। heterozygotes जो बनेंगे उनके पास डोमिनेंट आर वाली एलील होगी, रेड कलर की एलील होगी। सो उनके फिनोटाइप में विजुअली हमें वो कैसे दिखाई देंगे, वो हमें रेड दिखाई देंगे। हाउएवर हमारे पास इक्वल चांसेस हैं कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वाइट कलर के हो, वो रिसेसिव हो। तो अगर हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उनमें दोनों तरह के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे पास फिनोटिपिकली रेड फ्लावर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिनोटिपिकली वाइट फ्लावर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डोमिनेंट पेरेंट था वो heterozygous था। सो द टेस्ट क्रॉस वुड बेसिकली कंफर्म द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट। हमने जब डोमिनेंट पेरेंट को, जो हमारा रेड कलर वाला पेरेंट था, उसको जब हमने क्रॉस करवाया विद द वाइट फ्लावर, विद द रिसेसिव पेरेंट, विद द रिसेसिव फ्लावर, हमारे पास either this would come, हमारे पास या तो ये रिजल्ट आएगा कि सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं इन दो पेरेंट्स के, वो सारे रेड कलर के हों। अगर सारे रेड कलर के हैं, सब डोमिनेंट ट्रेट ही एग्जिबिट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो डोमिनेंट पेरेंट था वो एक होमोजाइगस पेरेंट था, वो एक होमोजाइगस स्पीशी था। और अगर हमारे पास ऐसा रिजल्ट आए इस क्रॉस का कि हमारे पास कुछ ऑफस्प्रिंग्स रेड है
कुछ ऑफस्प्रिंग्स वाइट है. This would mean that our dominant parent had both the alleles. It had the dominant allele, it had the recessive allele, and that is why हमारे पास जो offsprings है उसमें दो different phenotypes आ रहे हैं. So the result of a test cross would confirm the genotype of the parent. तो हमारे पास this or that का केस होगा. अगर हमारे पास all offsprings have the same dominant trait, the parent was homozygous dominant. If the offsprings would have the recessive and the dominant trait in their phenotype, that means that our parent, the dominant parent, was heterozygous for that trait. Is this clear? This is basically what a test cross is. तो उसकी description यहाँ पर लिखी हुई है. An organism which exhibits the dominant phenotype, one cannot possibly tell whether the organism is heterozygous or homozygous. अच्छा, miss, if there is one phenotype means it's homozygous dominant. या इसका मतलब है कि जो पेरेंट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था अगर ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप में सारे के सारे डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहे हैं. ठीक है. Does that answer your question, Amar? हम ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप से प्रूफ करते हैं, कंफर्म करते हैं डोमिनेंट पेरेंट का फिनोटाइप. अगर ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप में सबके सबका फिनोटाइप जो है डोमिनेंट है, इसका मतलब है द पेरेंट वाज होमोजाइगस डोमिनेंट. और अगर ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप में हमारे पास डोमिनेंट भी हमें दिखाई दे रहा है और रिसेसिव भी हमें दिखाई दे रहा है ट्रेट, तो ऑफस्प्रिंग के अगर दोनों 50-50 चांसेस हैं, तो इसका मतलब है 50-50 प्रोडक्शन है. इसका मतलब है कि जो पेरेंट था उसके पास डोमिनेंट पेरेंट था उसके पास डोमिनेंट एलील भी थी, रिसेसिव एलील भी थी. तो कुछ ऑफस्प्रिंग में उस डोमिनेंट पेरेंट ने अपनी डोमिनेंट एलील ट्रांसफर की, एज इन ओवर हियर उसने अपनी डोमिनेंट एलील दी. और कुछ ऑफस्प्रिंग में उस डोमिनेंट ट्रेट वाले पेरेंट ने अपनी रिसेसिव एलील दी, जैसे कि यहाँ पर. सो दोनों किस्म के फिनोटाइप अगर नजर आएंगे हमें ऑफस्प्रिंग में, तो इसका मतलब है दैट द पेरेंट वाज heterozygous in the first place. ओके. ओके शायद. सो टेस्ट क्रॉस इज बेसिकली हम कर क्यों रहे होते हैं, ताकि हम प्रूव कर सकें या डिटरमाइन कर सकें, कंक्लूड कर सकें द अननोन जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट पेरेंट. सो उसमें हम क्या करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट पेरेंट के दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं, हमें ये कंफर्म करना होता है. कंफर्म करने के लिए हम उसका रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करते हैं. यहाँ पर हाइट के एस्पेक्ट से ये क्रॉस बना हुआ है. सो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे पास हमने एक टॉल पेरेंट को शॉर्ट पेरेंट के साथ क्रॉस किया और सारे ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास टॉल निकले, सेम डोमिनेंट फिनोटाइप एग्जिबिट किया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो डोमिनेंट पेरेंट था दैट वाज होमोजाइगस. और अगर हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स में हमें कुछ टॉल और कुछ शॉर्ट ऑफस्प्रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पेरेंट था इट वाज हेटेरोजाइगस. ओके जी. टेस्ट क्रॉस क्लियर है. कैन वी मूव टुवर्ड्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? ओके. ना, हमारे पास ह्यूमन कैरियोटाइप, आई थिंक सो यू ऑल आर फेमिलियर विद, हमने मियोसिस के टाइम पर भी ह्यूमन कैरियोटाइप्स देखे हैं. Human karyotype is like a picture or a representation of how the human chromosomes, homologous chromosomes are present. So 23 pairs हमें दिखाई दे रही हैं. So हमारे पास ये 46 chromosomes हैं. Now हमारे पास जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हमारे पास जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, those are basically our sex chromosomes. बाकी के जो 22 पेयर्स हैं वो हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स या हमारे पास ऑटोसोम्स कहलाए जाते हैं. So the chromosomes from 1 to 22, they're known as the autosomes, and the chromosome pair 23 is your sex chromosomes. हमारे जो sex chromosomes होते हैं, they are basically pivotal in determining the sex of the individual, the gender of the individual. Now, humans and human karyotype को अगर हम देखें, तो हमारे पास जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कि कहते हैं एक्स और वाई प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो दे हैव वन एक्स क्रोमोसोम at the 23rd location and one Y chromosome on the 23rd location. तो उनका जो 23rd pair of chromosome होता है वो हमारे पास X and Y होता है. On the contrary, जो हमारे पास human females होती हैं उनके पास 23rd पोजिशन पे दोनों X chromosomes ही exist कर रहे होते हैं. Now, this is a human karyotype. XY for male and XX for female is something that we observe in humans. किसी और ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन किसी डिफरेंट तरीके से हो सकती है.
और ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म में ये चीज रिवर्स हो जाए। एंड विद रिवर्स इसका क्या मतलब है कि जो फीमेल्स हैं वो एक्स वाई हों और जो मेल्स हैं वो एक्स एक्स हो ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा द एग्जामिनर वुड ऑलवेज टेल यू कि अगर हमारे पास आपको कोई सेक्स लिंकेज का क्वेश्चन दे रहा है और उसमें क्या कहते हैं मेल और फीमेल का जो हम ह्यूमन कन्वेंशन फॉलो कर रहे होते हैं ऐसा फॉलो नहीं हो रहा होता, तो वो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्पीसी में जो मेल ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर बेसिकली एक्स एक्स एंड द फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर एक्स वाई। सो द एग्जामिनर वुड टेल यू। हम जब थ्योरेटिकली अपने क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे होते हैं और सेक्स लिंक पढ़ रहे होते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ही पढ़ रहे होते हैं, हम कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि ह्यूमन के एक्स वाई, ह्यूमन मेल्स के एक्स वाई होते हैं और ह्यूमन फीमेल्स के एक्स एक्स होता है। दिस इज फॉर ह्यूमंस। बाकी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है बट वो आपका एग्जामिनर आपको खुद इन्फॉर्म करेगा इन योर क्वेश्चन। नाउ हमारे पास जो हमारे मेल्स होते हैं उनकी जो गमीट्स बनते हैं उसमें फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कहते हैं मेल्स में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं कि एक जो गमीट है उसमें उनका 23rd होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो चला जाए आपका एक्स एक गमीट में और एक गमीट में वाई चला जाए। तो मेल्स के जो गमीट्स बनते हैं वो दो गमीट्स बनते हैं। एक एक्स वाले गमीट्स होते हैं, एक वाई वाले गमीट्स होते हैं मियोसिस की वजह से जो बनता है ना। हमारे पास बिकॉज दो डिफरेंट तरीके के गमीट्स एक मेल बना सकता है, दो डिफरेंट तरीके के गमीट्स वो फ्यूज करवा सकता है विद द फीमेल काउंटर पार्ट, तो मेल्स को हम क्या बुलाते हैं, हम हीट्रोगमीटिक बुलाते हैं। हीट्रोगमीटिक होने का क्या मतलब है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं दे आर डिफरेंट। हमारे जो 23rd पेयर पे जो क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, वो डिस्टिंक्ट है, वो यूनिक है एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या कहते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम हीट्रोगमीटिक बुलाते हैं बिकॉज उनके गमीट्स में एक गमीट होगा जिसमें एक्स होगा, एक गमीट होगा जिसमें वाई होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी फीमेल के जब गमीट्स बनेंगे तो उनके दोनों गमीट्स जो हैं उनमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से द फीमेल्स आर होमोगमीटिक। नाउ प्लीज होमोगमीटिक और हीट्रोगमीटिक को होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हम बात ये कर रहे होते हैं कि उनको जो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट हमारे पास एक ऐसा सेल होता है जिसके पास एक कॉपी होती है जीन्स की फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम द फादर, एंड एक कॉपी होती है फ्रॉम द मदर। तो जाइगोट के पास कितनी कॉपीज होती हैं, दो कॉपीज होती हैं, ठीक है, जीन्स की। तो होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस की जब हम बात कर रहे होते हैं वो हम बात कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कितनी उनके पास क्या कहते हैं किस तरह की एलियंस प्रेजेंट है। बट हमारे पास होमोगमीटिक और हीट्रोगमीटिक का मतलब यह है कि इनके जो गमीट्स बनेंगे would they be identical, would they be same, or would they be different? So homogametic and homozygous are different, heterogametic and heterozygous are different, phenomena concept same है but terminology different है। ठीक है, any questions about this? Let me go through the chat box. गमीट हमारे पास बेसिकली सेक्स सेल्स होते हैं, हमारे जो स्पर्म और हमारा ओवम होता है ना वो हमारे गमीट्स होते हैं। जो हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स जिनमें होते हैं वो हमारे गमीट्स होते हैं। जो एन वाले हमारे पास सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स जो बेसिकली होते हैं। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज की, हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, तो हमारे पास क्या कहते हैं जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये होती है कि हमारे पास जैसे बाकी ऑटोसोम्स है ना। अच्छा, यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके ऑटोसोमल लिंकेजेस के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके सेक्स लिंकेजेस के क्वेश्चंस होंगे ना। ऑटोसोमल लिंकेज का क्या मतलब है या सेक्स लिंकेज का क्या मतलब है, जो जीन्स हमारे पास इन 22 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। ये 22 क्रोमोसोम्स क्या है, ये 22 क्रोमोसोम्स हमारे पास 22 पेयर्स जो है हमारे पास, ये कौन से हैं, ये ऑटोसोम्स हैं। इन पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगी और ये जीन्स जो पास ऑन हो रही हैं ये हमारे पास ऑटोजोमल जीन्स होती है। ये हमारे पास ऑटोजोमल ट्रेट्स होते हैं, ऑटोजोमल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनके थ्रू जब हम इनको ऑटोसोम्स को पास डाउन कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारे पास ऑटोजोमल इनहेरिटेंस होती है। बट वो जीन्स जो हमारे पास पर्टिकुलरली सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं
उन जीन्स की जब इनहेरिटेंस हो रही होती है, उन जीन्स को जब हम पास डाउन कर रहे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट जब जीन्स की हम बात कर रहे होते हैं, उनको हम सेक्स लिंक या सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस बुला रहे होते हैं। सो ऑटोजोमल लिंकेज या ऑटोजोमल इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि कोई भी जीन जो इन फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, उन जीन्स को जब हम इनहेरिट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास ऑटोजोमल इनहेरिटेंस होती है। The inheritance of the genes on the first 22 chromosomes, first 22 pairs of chromosomes, that inheritance is your autosomal inheritance. Sex-linked inheritance is the transmission of those genes solely present on your sex chromosomes. Sex linkage और autosomal linkage clear हो गया. Sex linkage autosomal linkage को synonymously sex linked inheritance और autosomal inheritance भी बुलाया जाता है. Any questions, any confusions? ओके सनिया, कोई क्वेश्चन है आपका इस पर्टिकुलर पार्ट से लेके? कोई चीज मैं रिपीट कर दूं, प्लीज लेट मी नो, आई विल गो ओवर इट अगेन। बस ये थोड़ा सा जब आप नीचे करेंगे तो ये पूरा पार्ट जो आपने बताया था। अभी हम वो डिस्कस करेंगे, सेक्स इनहेरिटेंस को भी हम डिस्कस करने स्टार्ट करने लगे हैं। मैं सभी आप कुछ बता रही थी ना कि फीमेल्स का सिर्फ ये होता है और मेल्स का सिर्फ ये होता है, कुछ ऐसा बता रही थी आप। आई वाज इससे बेसिकली शायद से ऊपर है। मैं बेसिकली ये बता रही थी कि हमारे पास जो फीमेल्स होते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम क्रोमोसोम एट देयर 23 एंड, हमारे पास जो उनकी 23rd पोजीशन होती है, उनके पास दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इनके जो गमीन्स बनेंगे, दो गमीन्स, अगर हमारे पास जितने भी गमीन्स बनेंगे एक फीमेल के, उन तमाम गमीट्स में जो 23rd क्रोमोसोम होगा वो एक्स क्रोमोसोम ही होगा, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज फीमेल्स के पास जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते ही एक्स एक्स है। इसकी वजह से फीमेल्स जो हैं वो होमोगमीटिक इंडिविजुअल्स होती हैं, यानी कि दे हैव टू आइडेंटिकल सेक्स क्रोमोसोम्स, दोनों एक्स एक्स होता है। ऑन द कॉन्ट्री, जो हमारे मेल इंडिविजुअल्स होते हैं ह्यूमंस में, their sex chromosomes, they are two different looking chromosomes. एक X होता है, एक Y होता है। एक क्रोमोसोम बड़ा होता है, एक क्रोमोसोम छोटा होता है 23rd पोजीशन पे। दे आर नॉट आइडेंटिकल, एंड बिकॉज दे आर नॉट आइडेंटिकल, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी कि या तो हमारा जो गमीट बने एक मेल का वो एक्स कैरी करता हो, या फिर वो वाई कैरी करता होगा, विच मेक्स देम heterogamitic because they have two different sex chromosomes. Now, what is sex linked inheritance? जैसे कि मैंने बताया कि वो ट्रेट्स, वो जीन्स जो पर्टिकुलरली हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं, उन ट्रेट्स को पास डाउन करने का जो मैकेनिज्म होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज नोन एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, सेक्स, या जिसको हम सेक्स लिंकेज भी बुलाते हैं ना। हमारे पास, एज आई जस्ट मेंशन, कि हमारे पास जो मेल्स होते हैं वो हीट्रोगेमेटिक होता है, एंड उनका एक्स क्रोमोसोम इज लार्जर देन द वाई क्रोमोसोम। तो हमारे पास जो ये एरिया है, जो ये एब्सेंट एरिया है, यहाँ पर हमारे पास जो जीन्स एक्स में प्रेजेंट है ना, वो वाई वाले क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होती। सो सम जीन्स इन द मेल्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन देयर एक्स क्रोमोसोम एंड दे आर एब्सेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई? बिकॉज वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। सो इस एरिया की जितनी भी जीन्स थी ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम्स। सो इन दैट केस हमारे जो मेल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इनहेरिट करते हैं खाली एक एलील या एक कॉपी ऑफ अ जीन। सो जो भी जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी ना ऑन द 23rd एंड, वो खाली उनको उसकी एक ही कॉपी मिलेगी फ्रॉम देयर मदर। यहाँ पर वो कॉपी एब्सेंट है। सो हमारे पास दिस इज अ पॉसिबिलिटी, जब हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के हम जीनोटाइप्स भी लिखते हैं ना, तो जो वाई वाला हम लोकस दिखाते हैं, वाई वाला क्रोमोसोम की लोकेशन दिखाते हैं, उस पर हम कोई एलील ड्रॉ नहीं करते। वाई? बिकॉज यहाँ पर वो एलील प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर वो एलील एब्सेंट है। इज दिस मेकिंग सेंस? कि हमारे पास the X chromosome is larger than the Y chromosome, and some genes that are present on the X chromosome are not present on the Y chromosome because Y chromosome के पास वो जगह absent है। ठीक है? Males therefore only have one copy of the gene which would be present on their X chromosome. The X chromosome would come from their mother obviously, and the females would have two copies of the gene Y. हमारे पास दो कॉपीज होंगी क्योंकि उनके पास एक पूरा X और एक पूरा X दोनों एग्जिस्ट करता है। ठीक है? कूल? अच्छा, यस राहिमा, एनी क्वेश्चन? Uh, yeah, miss, I'm a bit confused कि जब fertilization हो रही है तो is it like all 23 chromosomes that are gonna get like sent from both the mother and the father, or it's just the XY chromosome? It's all 23, right?
या ऑल 23। हाँ देखो होगा क्या कि हमारे पास ये 46 है ना, अगर हमें मेल का दिखाई दे रहा है, अगर ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्या क्या बनेगा, मैं डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ, दो पॉसिबिलिटीज दिखा रही हूँ। एक पॉसिबिलिटी होगी, सॉरी ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट आई होप इससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटी होगी एक स्पर्म के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, उनका एक कैप्टन है कि अंदर बनाओ इंसान उनको ये फील हो रहा होगा तो हम भी या तो हमारे पास ब्लू गमीट बनेगा या हमारे पास रेड गमीट बनेगा, ठीक है। तो अगर वाई वाला फ्यूज होगा मदर के गमीट से तो हमारे पास एक मेल इंडिविजुअल बनेगा, अगर ये रेड एक्स वाला स्पर्म फ्यूज होगा मदर के एग से तो हमारे पास एक डॉटर बनेगी, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? मिस तो तो हम्म, पॉसिबिलिटी, अगर जिस तरह एक्स वाई के अंदर आपके पास है कि या तो एक्स होगा या वाई होगा, तो फिर इन द बाकी 22 ऑल्सो वो बिल्कुल सेम होते हैं। वो यानी 16 का जो एक है वो बिल्कुल, जो दूसरा 16 है वो बिल्कुल सेम होंगे। हाँ वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, ये बोला पूरा म्यूसिस वाला प्रोसेस है। ये 22 किस या तरह से गमीज बनाएंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन या एक्स वो तो फिर या कुछ भी हो तो सकता एक्स है ना। जाएगा या वाई जाएगा। सो 22 में कुछ भी हो सकता है, इट्स रैंडम, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिसाइड करेगी। बट अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्स और वाई की भी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिसाइड करेगी कि हमारे पास एक जो हमारे पास वो बनेगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा, उसमें एक्स वाला जाएगा या वाई वाला जाएगा। तो एक्स एंड वाई भी कौन से गमीट्स पे जा रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिसाइड कर रही है, ठीक है। Yes, so in the independent assortment of the बाकी 22, it's like कि the first chromosome का second वाला भी जा सकता है, third का हाँ, first वाला जा इन सकता है, सबका all of these कोई possibilities. ताल्लुक नहीं है विद सेक्स डिटर्मिनेशन। द या 22 chromosomes do not decide your gender. However, इसकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई और ये वाला हमारा चला गया और ये फ्यूज करेगा फीमेल के एग से तो डॉटर बनेगी। और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से वाई वाला हमारा गमीट बनता है और ये फ्यूज करता है मदर के एग्स के साथ जाके तो हमारे पास क्या कहते हैं मेल चाइल्ड बनेगा। इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चंस? हो 23rd की भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रही है लेकिन उसकी दो ही तो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक्स इधर जाएगा या वाई उधर जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, now when we talk about sex linked Can you disorders, hear me? hemophilia, yes Amar, Just can you repeat the last point? okay, अच्छा आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला क्या कहते हैं लेक्चर कैचअप कर लिया अमर या भी वो रहता है सुना? I have to do the lectures. अच्छा, तो आप उसको सुनोगे वो और क्लियर हो जाएगा, बट ऑन सरफेस लेवल अगर मैं आपको समझाऊं होगा क्या, अभी आपको जो ये कैरियोटाइप है उसमें आपको सारे 46 क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। 23 और 23 के दो हाफ्स हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये हमें नजर आ रहा है 2n, हमारे पास हमें सारे 46 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। हमारे पास इससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, गमीट्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे ना। हमारे पास एक जो एक्स है वो यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो बेसिकली दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि हमारे पास एक जो हमारा 23rd क्रोमोसोम है, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, दैट वुड गो एट वन एंड एंड द अदर वुड गो एट वन एंड, जिसकी वजह से हमारे पास दो सेपरेट गमीट्स बनेंगे, एक गमीट के पास एक्स होगा एक गमीट के पास वाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, हमारे पास क्या कहते हैं, बहुत से क्या कहते हैं, सो मिस जेंडर मेल का स्पर्म डिसाइड करता है ऑस्प्रियस, यस हमारे पास जो जेंडर डिटर्मिनेशन होती है वो हमेशा स्पर्म डिसाइड करता है, क्योंकि ओवम के पास तो एक्स ही होगा, उसके पास और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, फीमेल्स डू नॉट हैव एनी अदर पॉसिबिलिटी इन ह्यूमंस अदर देन एक्स। सो व्हाट gamete is coming from the father that would decide the gender. If the father is contributing the x, so x और x मिला के एक फीमेल इंडिविजुअल बनेगी, if the father is contributing the y तो हमारे पास एक्स वाई इंडिविजुअल बनेगा which would be the male child, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अभी मैं फिर यस आई थिंक सो एट दिस पॉइंट ये अवेयरनेस तो आ ही गई है, बट या स्टिल। अच्छा जी, हीमोफिलिया हमारे पास एक डिसऑर्डर है। हीमोफिलिया क्या होता है, यू गाइज माइट हैव हर्ड ऑफ इट इन योर ओ लेवल्स, शायद ओ लेवल्स का जो ब्लड वाला चैप्टर था उसमें या फिर जेनेटिक्स में ही पढ़ा होगा।
हीमोफिलिया क्या होता है? ये हमारे पास एक क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटी होती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में, वो क्या करता है कि हमें जब भी कभी कट लगता है, कोई इंजरी होती है, तो हमारे ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग क्या कहते हैं, हमारे पास ब्लड लॉस इतना ज्यादा ना हो, दे फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। हमारे पास जब भी कट लगता है तो थोड़ी देर बाद हमारे पास जो वो कट है वो हील हो जाता है, या उसके ऊपर एक हमें हल्का सा रेड कलर का गैश और एक न्यूली फॉर्म्ड रेड स्किन नजर आना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास ये कैसे होता है? ये हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जैसे ही हमारे पास कोई कट लगता है, हमारे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो उस पॉइंट पर एक मेशवर्क, एक नेटवर्क बना देते हैं हमारे फिब्रिन थ्रेड्स और आरबीसीज का, कि हमारे पास जो स्किन में ओपनिंग है वो ओपनिंग क्लोज हो जाए, और हमारे पास एक तो हम बाहर से जितने भी पैथोजन अंदर आ सकते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन मिल जाए, और हमारा ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। इस पूरे मैकेनिज्म को हम बुलाते हैं द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इंश्योर्स कि हमारे पास एट द टाइम ऑफ इंजरी एक्सेस ब्लड लॉस ना हो ना। जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों में हीमोफिलिया का डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, उनका जो ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, दैट इज सैबोटाज, दैट इज नॉट वर्किंग नॉर्मली, वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने ये चीज पढ़ी भी है एएस में, कि जो जीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, द जीन्स आर बेसिकली कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर फॉर्मिंग प्रोटीन्स। तो हमारे पास एक प्रोटीन चाहिए होता है हमें, इट इज दैट प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। वो प्रोटीन एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है हमारे पूरे क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। उस प्रोटीन को हम क्या बुलाते हैं? उस प्रोटीन को हम बुलाते हैं द फैक्टर 8 प्रोटीन। उसका नाम ही फैक्टर 8 है, इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। सो हमारे पास कौन सा प्रोटीन जरूरी होता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग? फैक्टर 8 प्रोटीन चाहिए होता है। हमें पता है कि जो जीन्स होती हैं दे आर कोडिंग फॉर प्रोटीन्स, दे आर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, राइट? तो हमारे पास डेफिनेटली फैक्टर 8 प्रोटीन बनाने के लिए हमें एक जीन चाहिए होगी, जिसको हम F8 जीन या फैक्टर 8 जीन बुलाते हैं। So the factor 8 gene is responsible for synthesizing the factor 8 protein. Are you guys with me till here? अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो मैं रिपीट करूं ना? हमारे पास अगर नॉर्मल F8 जीन एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास नॉर्मल फंक्शनल फैक्टर 8 प्रोटीन बनेगा। सो इफ द जीन इज नॉर्मल, the protein which is being synthesized, the factor 8 protein which is being synthesized, that is functional, that is normal. However, हमारे पास अगर नॉर्मल जीन एग्जिस्ट नहीं करती और एबनॉर्मल जीन एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास जो प्रोटीन बनेगा वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। डू यू ऑल एग्री? इफ यू हैव एन एबनॉर्मल एलील और एन एबनॉर्मल जीन, तो वो हमारा एबनॉर्मल प्रोटीन बना रही होगी। और अगर एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहा है तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, और अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारे पास जो पूरा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो हमारा कोलैप्स कर जाएगा, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा। और अगर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो हल्की सी इंजरी होगी, तो हमारे पास इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि दैट ब्लड एक्सेसिव ब्लड लॉस कैन कॉज द पर्सन टू पास अवे। नाउ हमारे पास hemophilia is an inherited disorder, and how is it inherited, या इसका क्या मैकेनिज्म होता है, वो अभी हम प्रोसेस से अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ हमारे पास जो हीम फैक्टर 8 जीन होती है ना, जो हमें चाहिए होती है फैक्टर 8 प्रोटीन बनाने के लिए, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट ऑन द 23rd एक्स क्रोमोसोम। ये हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। नाउ हमारे पास इसकी लोकेशन है एक्स क्रोमोसोम। कैन यू गाइस टेल मी, हमारे पास F8 जीन मेल्स में कितनी होंगी और फीमेल्स में कितनी होंगी? ओके, आई एम सो सॉरी, आई थिंक सो मेरी आवाज लैग कर गई थी। विल मेल्स हैव द F8 जीन? देखो हमारे पास क्या मेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है सनिया? डू द मेल्स हैव एन एक्स क्रोमोसोम? हमारे पास मेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उनके पास एक जीन आएगी, दो जीन्स नहीं आएंगी। सो द फीमेल्स, बिकॉज दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, दे वुड हैव 2 जीन लोकस। दो उनके पास एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो उनके पास 2 जीन्स या 2 कॉपीज आएंगी, 2 एलील्स आएंगी फैक्टर 8 जीन की। मेल्स क्योंकि उनके पास खाली एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनके पास खाली एक ही कॉपी आएगी। अब हमारे पास जो हीमोफिलिया की एलील है, हीमोफिलिया की जो जीन है, दैट इज अ रिसेसिव
एलील, हमारे पास जो फैक्टर 8 की एबनॉर्मल वाली जीन होती है ना, वो एक रिसेसिव एलील होती है। तो वो तभी एक्सप्रेस करेगी जब हमारे पास डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ना हो। सो हीमोफिलिया इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। सो इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब है? सेक्स लिंक से हमें समझ आ रहा है कि ये जो जीन है, ये जो एलील है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सेक्स क्रोमोसोम से पास डाउन हो रही है, ऑटोसोम से पास डाउन नहीं हो रही, सेक्स क्रोमोसोम से पास डाउन हो रही है। तो सेक्स लिंक हमें ये बता रहा है। रिसेसिव हमें क्या बता रहा है? कि ये डिसऑर्डर या ये कंडीशन तभी प्रेवलेंट होगी अगर रिसेसिव एलील प्रेजेंट है और कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है। So hemophilia is a sex-linked recessive disorder, which means that it is passed down through the sex chromosome and it would only manifest in the absence of a dominant allele. डोमिनेंट एलील हमारे पास नॉर्मल फैक्टर 8 की एलील होती है, जैसे हमारे पास नॉर्मल फैक्टर 8 प्रोटीन बन रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म नॉर्मल होता है। हमारे पास जो रिसेसिव एलील है, अगर हमारे पास ऐसी दो या एक एग्जिस्ट करती है और कोई डोमिनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमारे पास दैट वुड लीड टू द हीमोफिलिया डिसऑर्डर। एंड हीमोफिलिया डिसऑर्डर में हमारे पास नॉन फंक्शनिंग फैक्टर 8 प्रोटीन कोड हो रहा होगा। सो द नॉर्मल फैक्टर 8 जीन, हम इसको एक्स, देखो इसका लोकस मेंशन करना बहुत जरूरी है। लोकस हम क्यों मेंशन करते हैं? जब भी कोई भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, चाहे डोमिनेंट हो रिसेसिव हो, हम डोमिनेंट का तो शायद कोई केस सिलेबस का पार्ट नहीं पढ़ते, मगर अगर कोई पास पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ, सो आई वुड डू दैट विद यू गाइस। तो हमारे पास जब भी हम सेक्स लिंकेज की बात करते हैं ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द लोकस, द पोजिशन, द एरिया। तो हमारे पास क्या कहते हैं, so I think so Huntington is an autosomal dominant disorder, not a sex-linked dominant disorder. It is autosomal. यहाँ पे हम सेक्स लिंक की बात कर रहे हैं। नाउ हमारे पास हम सबसे पहले लोकस, एरिया, कहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है वो दिखाना जरूरी है। So the X is basically telling us that this particular gene or this particular allele is present on the X chromosome only. So हमारे पास this is our locus, the gene locus, the position of the gene, and this superscript में हमने क्या लिखा है? हमने type of allele, type of version हमने लिखा हुआ है। Now, possible genotypes क्या हो सकता है? Can you guys tell me the possible genotypes? Males में कितने होंगे और females में कितने होंगे? 1, 2, 3. How many do you think? What are the possible genotypes for the male parent, for the male individual, and what are the possible phenotypes for the female? Right. So we would have 3 in females and we would have 2 in males. Now, these are the only 2 possibilities in males. और अगर हम females की बात करें, so females can be homozygous dominant. They can be heterozygous and they can be now हमारे पास अगर मेल है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, Ahmed, isn't this thing, this area called superscript? I always mess it up. Subscript and superscripts, I get confused. So I assume that this is called superscript, right? Subscript तो नीचे होती है ना? हाँ. So superscript में हम एलील लिखते हैं और नॉर्मल लेटर में हम क्या करते हैं? नॉर्मल लेटर हमारा लोकस बता रहा होता है कि कहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है। तो superscript में we write the allele, the version of the gene, और कैपिटल लेटर्स में हम क्या दिखा रहे होते हैं? Gene locus. Gene locus is basically the position or the area where the gene is present. Now, oh, अच्छा, sorry. No, no, that was a mistake at my part. अच्छा, नाउ हमारे पास ये जो हमारा मेल इंडिविजुअल है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है। इसका नॉर्मल F8 प्रोटीन बन रहा हो, फैक्टर 8 प्रोटीन बन रहा होगा। दिस इज अ हीमोफिलियाक इंडिविजुअल। नाउ व्हेन वी लुक एट द फीमेल्स, दिस इज ए नॉर्मल फीमेल। नाउ दिस फीमेल इज phenotypically नॉर्मल। इनको नहीं होगी क्या कहते हैं हीमोफिलिया की डिजीज, इनको डिसऑर्डर नहीं है। However, they can
pass that disorder to their offspring and hence हम इनको क्या बुलाते हैं, हम इनको carrier बुलाते हैं. So phenotypically this woman does not have hemophilia, she is normal. क्यों normal है? Because उनके पास एक dominant allele, एक normal allele exist करती है, तो वो उनकी normal factor VIII protein ही बनवा रही होगी. Dominant allele would always express itself. ठीक है? So हमारे पास phenotypically this individual is normal. However, because she has one abnormal allele, she has one recessive allele, we can say that she can pass this recessive allele to her offspring, so she's a carrier. And ये वाली female, she has hemophilia. Genotypes और phenotypes समझ आ गए, identification समझ आ गई. Can we move towards the crosses? It can be treated through gene therapy. अगर आप क्या कहते हैं alleles चेंज करवा लो, बट जीन थेरेपी इज वेरी एक्सपेंसिव और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो इतनी ज्यादा कॉमन भी नहीं है. Okay, now let's make the crosses. Cross between a hemophilic male and a normal female. सबसे पहले हमारे पास, can you tell me the genotype of the male parent and the genotype of the female parent? Um, हाँ, हम वो रिलेशनशिप्स हमारे अभी आगे जाके करेंगे, हम वो रिलेशनशिप्स देखेंगे अभी कि किस तरह से हीमोफिलिया पास डाउन होता है जनरेशंस में. So male would have XHY and the female would be normal, so दोनों उनके पास डोमिनेंट होगी. और अगर हम इनका क्या कहते हैं क्रॉस बनाएं, पनेट स्क्वायर बनाएं, पनेट स्क्वायर इज लाइक लेस मेसियर. This is the father, this would be the mother. क्योंकि अब वो केस हमने ऐसा लिखा है ना, द क्रॉस बिटवीन अ हीमोफिलिक मेल एंड अ नॉर्मल फीमेल. A normal female would be HH. A carrier female would be heterozygous, and a hemophilic female would be homozygous recessive. Now, हमारे पास possibilities क्या होंगी? Now, in this case, do we have any hemophilic offspring? If a hemophilic male and a normal female are crossed, हमारे पास जो daughters हैं वो carriers हैं, but वो भी phenotypically normal है. So they are carriers, they can be carriers, but phenotypically ये सारे जो offsprings हैं इनमें से किसी को भी क्या नहीं है, इनमें से किसी को भी hemophilia नहीं है. Now, let's see what's the next cross is about. Cross between a hemophilic male and a carrier female. So हमारे पास जो genotype होगा of the male parent, that would be his hemophiliac. So हमारे पास recessive allele होगी उनके पास एक ही. Female would have one dominant and one recessive allele. अगर हम इनका Punnett square बनाएं, father is a hemophiliac, mother is a carrier. Now we would have नहीं केस, मतलब अगर आपके पास जब केसेस आएंगे तो आपको ये ड्रॉ करना होगा ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये क्रॉसेस बनाने आने चाहिए. सो इन दिस केस हमारे पास क्या कोई हीमोफिलिया की पॉसिबिलिटी है? सो इन दिस केस हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ये कैरियर है, ये नॉर्मल चाइल्ड है, ये हमारे पास हीमोफिलियक फीमेल है, ये हमारे पास हीमोफिलियक मेल है. क्रॉस बिटवीन अ नॉर्मल मेल एंड अ फीमेल कैरियर. यहाँ पे हमारे पास द मेल वाज बेसिकली द हीमोफिलिक, यहाँ पे अब हम नॉर्मल मेल और कैरियर का बनाते हैं. तो नॉर्मल मेल है तो इसके पास का जो जीनोटाइप होगा दैट वुड बी एक्स capital HY, and the female is a carrier, so she would have both the genes, both the alleles, XHY
XHH. ओके, सो ओवर हियर हमारे पास क्या कहते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, वी हैव अ कैरियर एंड वी हैव वन हीमोफिलिक मेल। क्रॉसेस समझ आ गए कैसे बनाने हैं? कोई मुश्किल, एनी कंफ्यूजन सो फार? Okay, so we are doing pretty well. Now, this is the last part for today, and then we'll end our class. And this is one of your examiner's favorite Tareen questions. Okay. Why a male with hemophilia cannot pass hemophilia to his son but may pass to his grandson? Okay, Ahmed. You can see the last, I think so 5 to 10 minutes आपके miss out होंगे, so you can see the recording, inshallah. Male inherits a Y chromosome which does not carry the allele. Exactly. So हमारे पास हमने जितने भी क्रॉसेस देखे, जो हमने मेल हीमोफिलिया के देखे, हमारे पास सी यहाँ पे हीमोफिलियक मेल था। हीमोफिलियक मेल का जो सन है, क्या कहते हैं, ओवर हियर हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगर हीमोफिलियक मेल है तो उसका कोई हीमोफिलियक सन नहीं हो सकता। मगर अगर एक हीमोफिलियक मेल का एक हीमोफिलियक सन है, दैट hemophiliac son is not getting the XH, the compromised XH from the father. He is getting that XH from the mother. So a hemophiliac male can never transfer hemophilia to the son. Why? Because father हमेशा son को क्या देता है, अपना Y क्रोमोसोम देता है, और हीमोफिलिया की जो जीन है या जो एलील है, जो फैक्टर 8 जीन है, वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। सो कभी भी एक हीमोफिलियक फादर अपने सन को फैक्टर 8 जीन नहीं दे रहा होता। सन को फैक्टर 8 जीन कहाँ से मिल रही होती है? उसकी मदर से मिल रही होती है ना। However, the question is saying the father, if it cannot pass it to its son, he would be able to pass it to his grandson. Now, how is that possible? अच्छा, हमारे पास जो हीमोफिलियक फीमेल है ना, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस फीमेल को अगर हम देखें, जो ये कैरियर फीमेल है, इसका जो कॉम्प्रोमाइज्ड एज आ रहा है, इसका जो रिसेसिव एज आ रहा है, वो फादर से आ रहा है। डू यू ऑल एग्री? ना, हम इस कैरियर डॉटर को लेंगे। सो दिस इज द डॉटर वी आर गोना चूज। ये डॉटर बेसिकली एक्स एच और एक्स एच स्मॉल थी, शी गॉट इट फ्रॉम हर फादर। ना, जब ये क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस करेगी, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ शी इज रिप्रोड्यूसिंग विद अ नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल मेल के साथ जब इसको हम रिप्रोड्यूस करवाएंगे, सो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी इन दैट केस? सो वी हैव XH and Y, and we have XH and XH small. So now, the allele which she got from her father is transferred to her son, which is basically the grandson of this male person. So a male hemophiliac would not pass down the hemophiliac allele to his own son, but through his daughter, the hemophiliac father can pass down the hemophiliac allele to the grandson. Is this clear? And ये आप लिख भी सकते हो, रिटन आंसर भी दे सकते हो, पॉइंट्स को ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। And this is a very frequently tested question, but इतना मुश्किल नहीं है, I would assume. Any questions? Everything's clear? सेक्स लिंकेज समझ आ गई, हीमोफिलिया समझ आ गया, टेस्ट क्लास समझ आ गया। मैं जो आपने लास्ट में बात की है वो नहीं मुझे समझ आई। क्या क्या हमारे पास उसने ग्रैंडसन को कैसे ट्रांसफर किया एलियन? यस, सी, दिस वाज द हीमोफिलियक फादर, ठीक है, ये मेल चाइल्ड था, सॉरी मेल पेरेंट था। इस मेल पेरेंट ने क्या कहते हैं, अपनी जो हीमोफिलियक एलील है वो अपनी डॉटर को दी। इज दैट करेक्ट?
क्या उसने अपने सन को ये हीमोफिलिक एलील दी? नो। अब अगर इस फादर की जो डॉटर है, जब इसकी क्या कहते हैं, व्हेन शी वुड हैव हर किड्स, इसके पास जो हीमोफिलिक एलील है वो उसने अपने फादर से इनहेरिट की थी। नाउ व्हेन शी वुड मेट, उसके पास जो पॉसिबिलिटीज होंगी ऑफस्प्रिंग की वो ये चार होंगी, और उसका एक सन ऐसा होगा जिसको हीमोफिलिया होगा। सो नाउ द फादर gave the hemophiliac allele to the daughter, the daughter gave that hemophiliac allele to the son। और अगर हम ये रिलेशनशिप देखें कि जो फादर है उसने अपने सन को नहीं दी बट उसने अपने ग्रैंडसन को तो दी, कैन वी से दैट, कैन वी मेक दैट रिलेशनशिप? So a hemophiliac male cannot pass the hemophiliac allele to his son बिकॉज हीमोफिलिक एलील कहाँ पर होती है, वो जीन कहाँ पर होती है, एक्स पे होती है। फादर हमेशा वाई देता है अपने सन को, तो हीमोफिलिया वो अपने सन को नहीं पास कर सकता, बट वो अपने ग्रैंड सन को पास ऑन कर सकता है थ्रू हिज डॉटर। ठीक है, इज दिस नाउ क्लियर? परफेक्ट। Okay, so I will be seeing you guys tomorrow, inshallah, same time, and we would be starting with dihybrid inheritance from tomorrow.